नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस खास शो में। मैं हूं प्रियंका। क्योंकि आज नवंबर सीरीज का पहली शुरुआत थी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, लेकिन नवंबर सीरीज की शुरुआत में अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए। बाजार ओपन अप के गैप अप के साथ खुला था। हालांकि वो गेंस इरोड हुए, लेकिन लास्ट आवर में आपने देखा मारुति के नंबर्स आए, रिलायंस ने मजबूती दी और उसके बाद इंडेक्स ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। आज कौन से सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया और किस तरह से आज बाजार में दिन भर का एक्शन रहा, ये सब हमें डिम्पी बता रहे हैं। आइए पहले डिम्पी से एक बार समझ लेते हैं। कुल मिला के आज का मार्केट काफ़ी शानदार था और आज मार्केट ने फिर से एक काम और किया है कि अपने सपोर्ट्स को बचाया है। लेकिन अगर आप हफ्ते भर के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको निफ्टी का करीब 1% तक का रिटर्न होगा। अगर आप सीरीज़ के हिसाब से देखते जो कल ही एक्सपायर हुई है तो उसमें करीब आपको 5% तक का रिटर्न मिला महीने भर की सीरीज़ में। अब आपके सामने कुछ एक मिड कैप के सेगमेंट्स भी और निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे, अमूमन सबका हफ्ते भर का रिटर्न पॉजिटिव दिखा। हालांकि बहुत ताबड़तोड़ बड़े नंबर्स तो नहीं आए, बट हाँ फिर भी पॉजिटिव रिटर्न आपने ज़्यादातर मेजर इंडाइसेस में देखा है। अब आ जाते हैं जरा सेक्टर्स की तरफ में। सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर था ऑटोज़। आपको पता है मारुति ने ऑटोज़ को एकदम से नई जान दे दी है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे भी कुछ शेयर्स चले हैं तो इनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। सरकारी बैंकों का खेमा इस बार भी गर्म रहा काफ़ी। मेटल्स के अंदर मजबूती आई एक दो दिन के सेशन के अंदर। और एनर्जी पैक के अंदर जो रिलायंस का हिस्सेदारी है वो एनर्जी पैक को भी इस बार अच्छे रिटर्न्स देने में कामयाब हुई है। करीब 2% तक के रिटर्न है। इसके अलावा जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े और रिटर्न्स आए वो परसेंटेज में थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न्स ठीक दिखेंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, निफ्टी बैंक है या बैंक फाइनेंस कंपनी है, इनमें थोड़ी एडजस्टमेंट हुई है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, इसलिए परसेंटेज जो है वो गिर गया। अदरवाइज नहीं भी 2% ऊपर ही होते। आ जाते हैं इसके अलावा सेक्टर लूजर्स पे। एफएमसीजी का इस बार नेगेटिव रिटर्न रहा इस हफ्ते के अंदर। आईटी और मीडिया का भी ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन ये नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरे हफ्ते के अंदर बाजार ने जो एक काम अच्छा किया वो ये किया कि अपने सपोर्ट्स को बचा के रखा, भले रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो या ना किया हो। आ जाते हैं निफ्टी के गेनर्स पर। मारुति की ताबड़तोड़ आज 5% रिटर्न के बाद ये हफ्ते का सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला शेयर बन गया। करीब 9% इसने रिटर्न दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, एलएनटी, ये कुछ एक वो शेयर है जिनका परसेंटेज रिटर्न हफ्ते भर का करीब 5% से ज़्यादा का है। निफ्टी के लूजर्स शेयर आपके सामने रखते हैं जिनका रिटर्न नेगेटिव था। वो था एचयूएल। क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग ठीक दिवाली से पहले चला, लेकिन दिवाली के बाद से ये पिटना शुरू हो गया। बजाज फाइनेंस ने भी 7000 के लेवल तोड़ने के बाद -2% का रिटर्न दिया। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, इन सब का भी रिटर्न करीब 2% माइनस था। छोटे मझोले शेयर्स की फटाफट से कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंकों का दबदबा था। बैंक ऑफ इंडिया का 16% का रिटर्न, यूनियन बैंक का 9% का रिटर्न। गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे तो एमजीएल का रिटर्न 9% आ गया। साथ ही धानी सर्विसेज जो कि इंडिया बुल वेंचर्स के नाम से थी, वहाँ पे भी आप देखेंगे 16% तक का रिटर्न रहा। मिड कैप के लूजर्स की श्रेणी आपको दिखा देते हैं एक बार। तो मिड कैप में शेफलर टूटा है। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि बेरिंग्स बनाती है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। लॉरस लैब, इसके चार्ट्स काफ़ी डिस्टर्बिंग, काफ़ी ख़राब हैं और ये 8% टूटा। ये इनफैक्ट अपने लोज पे भी चल रहा है साल के। और साथ ही कुछ केमिकल कंपनी है, सुमोटो केमिकल्स, ये भी 8%। पेज इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न हफ्ते भर में दिया। कुल मिला के मार्केट्स तो ठीक थी, पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन चर्निंग सेक्टर्स के बीच में, स्टॉक्स के बीच में काफ़ी अच्छे से होती हुई दिखी है। ठीक है, सेक्टर्स के बीच में चर्निंग देखने को मिली है। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो ऑटो सबसे बड़ी रफ्तार इस स्पेस में दिखाई आज मारुति के नंबर्स से, और उससे पहले वीकली रिटर्न्स भी आप देखें तो ऑटो पैक में सबसे ज़्यादा बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिले। लेकिन क्योंकि अगले हफ्ते अब नंबर्स और भी कंपनियों के हैं और स्टील पैक के नंबर्स आने हैं, टाटा स्टील के नंबर्स आने हैं, एलएनटी के नंबर्स आने हैं, भारती एयरटेल के नंबर आने हैं और साथ ही एफओएमसी की मीट होगी यूएस में भी। तो मैक्रो फ्रंट पे किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। यूएस जीडीपी डेटा हमने देखा Q3 के लिए बेहद शानदार रहा, एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, लेकिन अब आगे किस तरह की डायरेक्शन हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए कहा मौके होंगे अगले हफ्ते, बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए, ग्रीन एज कैपिटल एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर सुशील भोजवानी है। मिस्टर भोजवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं आप क्रूशल, क्योंकि डिम्पी भी अभी बात कर रहे थे कि बड़े सपोर्ट्स को जरूर बाजार ने सहारा, बाजार ने प्रोटेक्ट करके रखा और रिलायंस स्टॉक से सहारा दिया। अच्छे नंबर्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, ये भी एक बात बड़ी है क्योंकि 30-40% जो अभी तक नंबर्स आए वो अच्छे आए हैं, लेकिन आगे अब किस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग्स रह सकती हैं, हेडविंड क्या होंगी, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कमिंग वीक के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि आते हुए वीक में थोड़े मिक्स साइड ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेटल्स के थोड़े नंबर्स आएंगे, वो थोड़े वीक ही रहेंगे। एफएमसीजी के नतीजे भी मुझे लगता है थोड़े वीक रहेंगे कि अभी तक रूरल मार्केट्स में इतना पिकअप हुआ नहीं है। आईटी के नतीजे थोड़े अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक्स में कोई तेजी दिख नहीं रही, तो इसलिए स्टॉक्स भी थोड़े ठंडे हैं आईटी के।
बैंकिंग के नतीजे मुझे लगता है आगे जाके ठीक ही रहने चाहिए। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा मिक्स्ड रहेगा आगे चलते हुए। तो ऊपर की तरफ जैसे आपने देखा है और हम देख रहे हैं कि 17,800 का लेवल जो है वो मार्केट तोड़ नहीं पा रहा, और अगर 17,800 अगर वो तोड़ता है तो फिर 18,200 तक जाने की संभावना है। बट उसके ऊपर थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है मार्केट जाना। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को जाते हुए देखना थोड़ा मुश्किल है, जबकि नीचे की तरफ देखा है हमने कि सपोर्ट रहा है। तो थोड़ा रेंज बाउंड सा मार्केट रह सकता है 17,400 17,500 से लेके 18,200, अगर 17,800 तोड़े तो। अगर 17,800 ना तोड़े तो फिर मुझे लगता है थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा मार्केट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड है मार्केट। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा रेंज बाउंड रहना चाहिए मार्केट आगे चल के अगले हफ्ते। ठीक है, रेंज बाउंड आप देखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से शायद टूटेगा नहीं बाजार और शायद ऊपर भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन रेंज बाउंड रहेंगे। लेकिन कौन से स्पेसेस हो सकते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या नंबर्स हो सकते हैं? टाटा स्टील के नंबर्स आने हैं, कैसे आ सकते हैं मेटल पैक में टाटा स्टील के नंबर्स? एक बार आशीषा से समझ लेते हैं। सोमवार को ये नंबर्स हैं, आशीषा बताएं कैसे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन है? कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। टाटा स्टील इंडिया और टाटा स्टील यूरोप दोनों में कमज़ोरी देखने को मिलेगी और उसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। याद रखें, स्टील प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक तेज़ी देखने को मिली और इसी के चलते बॉटम लाइन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पर। मार्जिन इस क्वार्टर में 13% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 22% मार्जिन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। याद रखें, सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने 27% के मार्जिन रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नियरली 63 से 64% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है नतीजों में। वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम्स में एक रिकवरी देखने को मिली सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, और उसी के चलते वॉल्यूम्स में नियरली 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में सीजनैलिटी के इम्पैक्ट के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 18% का डिक्लाइन देखने को मिला वॉल्यूम्स में। रियलाइजेशंस और स्प्रेड्स की बात करें तो रियलाइजेशंस 15 से 17% तक ड्रॉप हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एबिटा पर टन में भी नियरली 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें, रॉ मटेरियल जो कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पार्टली देखने को मिलेगा और मेजॉरिटी इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन का अगले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर उनकी क्या राय रहेगी और ग्रीन एनर्जी में कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है उसके ऊपर उस कमेंट्री के ऊपर स्ट्रीट का व्यू रहेगा। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रियलाइजेशंस में डिक्लाइन के चलते इस क्वार्टर नतीजे कमज़ोर रहेंगे। तो नंबर्स वीक रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन तो इनकी ये बड़ा एक कंसर्न तो रहेगा ही, क्योंकि स्टील प्राइसेस अक्रॉस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट और हाई एनर्जी कॉस्ट इन यूरोप, ये 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी रहेंगी। और इस पर आप देख भी रहे हैं कि सारा मेटल पैक आज वीक भी था। लेकिन दूसरे कुछ और जो नंबर्स आने हैं, सिर्फ एल&टी टाटा स्टील के नहीं, एल&टी के भी आने हैं। कैपिटल गुड स्पेस की बड़ी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम भी चल रही है। एल&टी के नंबर्स से क्या उम्मीदें होनी चाहिए? क्या आप कैपिटल गुड स्पेस के इस ट्रिगर पर बेट लेंगे आप, मिस्टर बोजवानी? हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से अगर आप देखें तो पहले स्टील प्राइसेस और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए मार्जिन इम्पैक्ट आ रहा था। अब एकदम उल्टा हो रहा है। अब जैसे स्टील प्राइसेस गिर रहे हैं और बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस भी गिर रहे हैं, इन कंपनीज को काफी फायदा होगा इनके इनपुट्स के लिए। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम और कैपिटल गुड्स एज अ थीम, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसमें तेजी रहेगी। और अब बारिश खत्म होने के बाद जो ये सीजन आता है, ये भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी तेजी वाला सीजन होता है। तो उसके चलते हुए और एल&टी के अगर आप देखेंगे तो हर एक सेगमेंट में काफी स्टेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स कंपनीज यहाँ से तेज रह सकती हैं, और खास करके जो बड़ी कंपनी जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, कैपिटल गुड्स में सीमेंस है, कमिंस है, ये आई थिंक ये कंपनीज काफी अच्छा करेंगी आगे चलकर। ठीक है, कैपिटल गुड्स में आपको पसंद आती है सीरीज के लिए भी। अगर इस सीरीज के लिए एल&टी, सीमेंस और कमिंस, इसमें से आपको चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे आप?
आई थिंक मैं सीमेंस चूज करूंगा अगर मुझे चूज करना होगा तो, क्योंकि ये हर क्वार्टर इस कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे दिए। अगर आप पिछले 4 से 6 या इवन 8 क्वार्टर्स देखो तो ये हर क्वार्टर नतीजों पे सरप्राइज करती है कंपनी। और जैसे हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स रिलेटेड बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी काफी, इंडस्ट्रियल रिलेटेड भी काफी भारत में तेजी है। और इस चलते सीमेंस के जो भी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें और जो भी सेगमेंट्स है उसमें सीमेंस काफी अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए अगले करीबन 2 से 4 क्वार्टर तक सीमेंस ठीक ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे जाके भी काफी अच्छा करेगी और इसने मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी। ठीक है सुशील, एक और चीज़, क्योंकि आगे जाके नंबर्स टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के भी आने हैं और साथ ही HDFC के भी 3 नवंबर को नंबर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी फाइनेंस काउंटर्स हैं इनके लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ बहुत शानदार है। इनफैक्ट बिजनेस अपडेट भी अच्छा रहा था। तो HDFC पे आप क्या ट्रेड लेंगे? देखिए HDFC पे अभी तो बिकॉज मर्जर उनका होने वाला है HDFC बैंक के साथ, तो ज्यादा करके स्टॉक प्राइस पे ट्रेड लेना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से HDFC बैंक का स्टॉक मूव करेगा HDFC का स्टॉक उसी तरह से मूव करेगा। नतीजे जैसे आपने सही कहा कि हाउसिंग के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेल्स की देखें तो डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद हर एक सिटी में रियल एस्टेट सेल्स काफी अच्छे रहे हैं और HDFC की कमेंट्री भी इसलिए काफी पॉजिटिव रही है। बट स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें तो बिकॉज मर्जर अनाउंस हो चुका है और स्वैप अनाउंस हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अगर HDFC बैंक ना चले तो फिर HDFC का चलना थोड़ा मुश्किल है। फंडामेंटली डेफिनेटली नतीजे काफी अच्छे होंगे HDFC के। ऑल राइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स है जिन पर राय है, लेकिन एक बार उन स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं या उस स्पेस की भी बात कर लेते हैं जहां पर नई लिस्टिंग होनी है। 3 से 7 नवंबर तक ग्लोबल का IPO खुलना है, यानी मेदांता हॉस्पिटल्स का IPO। ग्लोबल हेल्थ के चेयरमैन और MD नरेश त्रेहान से हमने बात की। आइए एक बार उनका व्यू भी सुनवाते हैं आपको। जो हमारा जो IPO जा रहा है उसमें 500 करोड़ का जो प्राइमरी जो कंपनी में आएगा, उसमें से 375 करोड़ जैसे आपने बोला वो हम डेट रिपेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे। उसमें से जो हमारे लखनऊ और जो पटना के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो हमने डेट लिया है उन हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए वो हम यूटिलाइज करेंगे और वो डेट फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो वर्चुअली ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में जो डेट पोजीशन है वो मोर और लेस एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब ये डेट रीपेमेंट हम किस टाइम से किस तरीके से करेंगे, इसको कैसे यूटिलाइज करेगा, वो हमारी जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो हमारे बोर्ड हैं, वो सब मिलके डिसाइड करेंगे। बट इससे क्या होगा कि हमारी बैलेंस शीट जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, 500 करोड़ का जो कैश है हमारी बैलेंस शीट में, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और हम डेट रिपेमेंट के लिए भी और आगे के ग्रोथ के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो एक वेदांता की बात हुई, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, टाटा के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जो हमारी सहयोगी नयनतारा ने कंपनी के CEO और MD कैम्पबेल विल्सन से की। आइए सुनवाते हैं आपको कुछ अंश। The peers that we're benchmarking ourselves against are the Qatars, the Emirates, the Singapores, and the others of that ilk. You know, the quality has to be consistent and very, very good. The quality of service, of product, reliability, the aircraft, the technology, all of the things that people expect when they experience an airline. Now, we've clearly got some way to go to get there, but now that we're in private hands and the investment and the ambition is very, very clear, we're starting on that journey. We're very confident that we can do it. You mentioned Qatar Airways, you mentioned Emirates, and you mentioned Singapore Airlines. Now, we all know Singapore Airlines, of course, has their joint venture with the Tata Group for Vistara. What's the flight plan going forward? What's the flight plan? Well, we've got a very clear flight plan for Air India. We're calling it Vihan.ai, which is Sanskrit for a new dawn. And it really involves 3 phases. The first is what we're considering the taxi phase. Fix all of the legacy issues that have accumulated over the years, whether it is punctuality, seat quality, service quality, website, pending refunds, all of these things we're focusing on addressing at effectively a war scale. Then when we come into next year, it becomes the taxi and takeoff stage, whereby we start and continue investing in systems and process and people in order to bring ourselves to very good. Then we get to the climb phase in about 3 years' time, where it's doing all of those thousands and thousands of little things better and consistently to go from very good to world class. It's also about expansion. We're looking to expand the airline fleet by about 3 times.
We're looking to expand the market share considerably to about 30% domestically and internationally. And we're looking also to simplify the structure of the group. At the moment, Air India contains Air India and Air India Express. It's no secret that Tatas also have a stake in Air Asia India. And so we want to rationalise that structure. You mentioned Singapore Airlines. They're obviously an investor in the fourth airline in the Tata Group, Vistara. As to what the future holds there, I think that's more of a matter for shareholders. But whatever comes down the pitch, we shall play. So what is it going to be? It's going to be Air Asia, Air India and Air India Express all under one umbrella? That's the rationalisation you're talking about? From a corporate perspective, yes. From a business model perspective, there will be a full-service airline and a low-cost airline because the market clearly needs different things for different people. Different routes are more aligned to a low-cost model, some are more attuned to a full-service one. So we need to have both in the stable, and we'll deploy either vehicle which makes the best sense for what the consumer really wants. We're not talking figures, we're talking aspirations at the moment. Those aspirations are very clearly shared by the Tata Sons board and my board. And really, the challenge now is execution. We know where we want to be. We have a roadmap to get there, and now it's about putting the hard work in and accumulating those ones and twos in order to reach that century ultimately. If you would allow me to ask you as crudely as I can, Please. how will you beat Indigo, which has a 50% market share? A lot is now being said about the new airline Akasa, backed by the late Mr. Rakesh Jhunjhunwala. Jet Airways wants to make a comeback. How will you manage all of this competition? Well, I mean, competition exists. In the international sphere, Air India has been up against dozens and dozens of airlines for many, many years. So competition is not a bad thing. In fact, it's a good thing. It forces us all to be better and really to focus on what the customer wants, not what we think they want. So we have to bring, firstly, our game up to compete better internationally, and then we also need to bring our game up better to compete domestically. We have done so already. As recently as April, Air India was only the 6th most punctual airline in India. In September, we were the 1st most punctual airline in India, and that's the first month since at least 2014 that Air India topped the rankings. So the investment is being made to improve the product. As we improve the product, people will think of us more often. As they think of us more often, we will be able to increase capacity, increase market share, and eventually become a bit more on parity with respect to the total market share. But is there an objective to be number one or number two in terms of the domestic market? No. It's to make a good level of connectivity between important cities in India. It is to deploy our sister carriers, our low-cost carriers, to some markets, and it's really to make money during the process. ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो आप एक खास कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। एक बार वेरी क्विकली हम आखिरी से समझ लेते हैं, अगले हफ्ते और बड़े क्यूज क्या है मैक्रो फ्रंट पे? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ मार्केट के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्यूज से। तो ऑटो सेल्स नंबर आने वाले हैं 1 नवंबर को, और इसी के चलते सारे ऑटो शेयर्स फोकस में रहेंगे अगले हफ्ते। FOMC की भी मीटिंग होने वाली है नवंबर 2 को, और इसके ठीक एक दिन बाद हम देखेंगे कि RBI की MPC बैठक होने वाली है नवंबर 3 को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें, सितंबर फिस्कल डेफिसिट डेटा आएगा अगले हफ्ते अक्टूबर 31 को। मैन्युफैक्चरिंग PMI, कंपोजिट PMI और सर्विसेज PMI डेटा भी रिलीज होगा अगले हफ्ते, तो इस पर भी नज़र बनाए रखेगा। अगर हम US बाज़ारों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा और ट्रेड बैलेंस और जॉबलेस क्लेम्स, ये खासकर इस पर भी फोकस करना होगा। UK की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट डिसीजन है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। और यूरोजोन की बात करें तो यहाँ पर CPI, GDP, मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और PPI, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी रिलीज होगा। और इसके अलावा जो थर्ड क्वार्टर BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस, ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है
जो आपके रेडार पर होना चाहिए। जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बैंक ऑफ जापान के सितंबर मीटिंग मिनट्स ये भी रिलीज होंगे अगले हफ्ते। अगर हम ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी दिग्गज कंपनी है जो अपने नतीजे रिपोर्ट करने वाली है। तो उसमें फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल, पैनासोनिक, टोयोटा, सोनी, नोम्यूरा, लेनोवो, डीबीएस, सॉफ्ट बैंक कॉर्प और सुमितोमो जैसे बड़े नाम हैं जो शामिल है। तो ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आप तमाक्षी ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए। तो आरबीआई की एमपीसी की बैठक तो होनी है, साथ ही फेड की बैठक है। ये सारे हेडविंड्स के बीच में, ये सारे बड़ी इवेंट्स के बीच में आप क्या मिस्टर बोजवानी राय देंगे यहाँ पर? कोई आपकी भी प्रेफर्ड पिक होगी? हाँ, मेरे थोड़े लॉन्ग टर्म से प्रिफर्ड पिक्स हैं। अगले हफ्ते के लिए तो नहीं, बट अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स हैं जो काफी ठीक कर सकते हैं। उनमें से जैसे हम ऑटो की काफी देर से बात कर रहे हैं और काफी समय से हम कह रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स अच्छे, अक्टूबर के महीने में भी ऑटो स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया और वॉल्यूम्स उनके काफी अच्छे हुए हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि ऑटो स्टॉक्स जब वही अच्छे करते हैं तो उनके साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वो भी काफी अच्छा करती हैं। तो एक राउंड जो ऑटो स्टॉक कंपनीज का, जो ऑटो स्टॉक्स का हुआ है, जो तेजी का राउंड हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरीज जो है वो बिजनेसेस भी काफी अच्छा करेंगे। और उसमें से एक सेगमेंट में एक जो केबल्स का एक सेगमेंट है उसमें एक कंपनी है सुप्रजीत इंजीनियरिंग जो हमें बहुत पसंद है। क्लियरली ये मार्केट लीडर है केबल्स बिजनेस में। तो ऑटोमोटिव केबल्स को लेके इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हुआ है। इंडिया में करीब करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखते हैं ऑटोमोटिव केबल्स बिजनेस में। और जिस तरह से ऑटो वॉल्यूम्स रिटर्न आ रहे हैं और ऑटो कंपनीज काफी अच्छी कमेंट्री दे रही हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि इनका बिजनेस भी काफी आगे चल के बढ़ेगा। इसलिए ये कंपनी जो है, स्टॉक जो है खास करके इतना चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनके नतीजे अच्छे आते आते और इनका बिजनेस पिकअप होते होते ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा। इसके अलावा इन्होंने काफी अच्छे एक्विजिशंस भी किए हैं आउटसाइड इंडिया, जो इनको नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट और लाइट ड्यूटी केबल सेगमेंट में थोड़ा सपोर्ट करेगी। तो इनका एक लाइट ड्यूटी केबल्स का काफी बड़ा बिजनेस है जो इन्होंने अक्वायर किया है पिछले 6 महीने में। वो आई थिंक इनको लाइट ड्यूटी केबल्स पर काफी सपोर्ट करेगा। तो इनको ना ही नया मार्केट सेगमेंट मिलेगा बट नए मार्केट्स भी मिलेंगे, जैसे मैक्सिको, चाइना और यूरोप के मार्केट्स में ये काफी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इवन लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में थ्रू द एक्विजिशन ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इनका जो 2000 से 2200 करोड़ का जो टॉप लाइन ये साल आने वाला है, वो अगले साल बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ करीब करीब 3000 से 3200 करोड़ तक जा सकता है। तो करीब से 40% का, तो 40 से 45% का ग्रोथ टॉप लाइन में और उतना ही ग्रोथ बॉटम लाइन में अगले साल दिख सकता है। तो FY24 के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये 16 से 17 रुपए का अर्निंग्स करेगा और मेरा टारगेट इस स्टॉक पर करीबन 450 रुपए है। ये अभी 320-325 के लेवल्स पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और भी कुछ और कॉल्स हैं आपकी, सुनिए। जी, तो जैसे डिफेंस भी एक अच्छा थीम है जो अभी काफी तेजी में है। तो डिफेंस की थीम में एक बहुत ही छोटी कंपनी है सिक्का इंटरप्लांट। ये एक्चुअली वेंडर है HAL, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रिकल्स की। ये बिल्कुल छोटी 300 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इनके बुक्स पर ऑलमोस्ट 50 से 55 करोड़ का कैश है। ये काफी गुड कैश, हाई कैश जनरेटिंग बिजनेस है इनका। और जबकि ये वेंडर है, खुद की एसेट लाइट मॉडल है क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जबकि इनके पास सप्लायर्स है जो इनको मैन्युफैक्चर करके देते हैं। तो ये लार्जली जो EPC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो HAL और BEL, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियों से लेते हैं और उनको वो कंप्लीट करके देते हैं। अभी ये कंपनी लैंडिंग गियर में, जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर होती है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट करेगी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक सेगमेंट है एरो डिफेंस में, एरोस्पेस में। तो मुझे लगता है कि छोटी कंपनी होने के बावजूद इनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है और ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। और इसलिए इनका टॉप लाइन, क्योंकि इनके कस्टमर्स का टॉप लाइन भी बढ़ने का, मेक इन इंडिया के चलते इनके कस्टमर्स का टॉप लाइन बढ़ने की भी काफी गुंजाइश है। इसलिए आई थिंक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको भी मिल सकता है एज वेंडर्स, एज सप्लायर्स। तो मुझे लगता है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है अगले साल से 2 साल के बीच। और इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉप लाइन जो
उनकी 100 से 125 करोड़ की आज की टॉप लाइन है वो करीब बढ़ के 200 से 250 करोड़ अगले साल या अगले 1 से 1.5 साल में हो सकती है। तो ठीक है और राइट बिल्कुल सुशील, तो वी गॉट दैट कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ग्रेड के आइडियाज हमारे व्यूअर्स के साथ आज शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के कारण आपको यहीं रोकना पड़ेगा। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।